नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी पे हमारी सीरीज चल रही है और कैपिटलिज्म विच इज़ द डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी राइट नाउ, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है अर्थशास्त्र में। इसलिए क्योंकि जो भी आज की हमारी परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां सिर्फ भारत ही में नहीं वरन पूरे विश्व में, वह कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है। और दूसरी बात, हम जब चर्चा करते हैं तो सिर्फ कैपिटलिज्म पे चर्चा नहीं करते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जो भी इस वीडियो में, इन वीडियोस में जो भी बातें बताई जाती हैं, वो आपको यदि लिंक करने आए डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जाम पेपर, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो इसमें आपको नगेट्स जो दिए जाते हैं, जो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, वह अगर आप लिंक कर पाए तो आप अलग अलग प्रश्नों में इन जानकारियों का, इन इंफॉर्मेशन का आप उपयोग कर सकते हैं। हम आपको हाथ पकड़ के कैसे लिखना ये नहीं सिखा सकते, किंतु हम आपको यह बता सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपका थोड़ा अभ्यास करवा सकते हैं। लिखना तो आपको ही पड़ेगा, किंतु हम आपका, जैसे बार बार कहते हैं कि हम आपकी सोच को विकसित करना चाहते हैं, समझ को परिपक्व करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम बताएं आपको, जैसे कि स्कूल्स में होता है वैसे नहीं। यूपीएससी ऐसी एग्जाम्स की डिमांड कुछ अलग ही होती है। पहले की वीडियो में भी बताया है कि आपको महासागर में से मोती चुनने हैं, ठीक है। मोतियों की जो माला होती है उसमें कुछ ही मोती लगे रहते हैं, किंतु उन मोतियों को चुनने में बहुत श्रम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यूपीएससी की भी प्रिपरेशन है, ये एक लीनियर वे से चलने वाली बात नहीं है। तो आशा है आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा होगा। और उसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जो कैपिटलिज्म के ऊपर जो संकट आए थे, जो प्रॉब्लम्स आई थी कैपिटलिज्म में, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, कम्युनिज्म हो गया, इन सब पे हमने चर्चा की थी। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, किंतु जब वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तब कैपिटलिज्म का गोल्डन टाइम आया, कैपिटलिज्म ऑन फायर। 1945 के बाद कैपिटलिज्म का गोल्डन फेस आया। क्यों आया? जैसे कि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो कैपिटलिज्म के गोल्डन पीरियड आने का जो सबसे बड़ा कारण था वह था विश्व युद्ध। अपने आप में विश्व युद्ध था। जब भी वॉर होता है तो वॉर में त्रासदी तो बहुत होती है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, किंतु वॉर टाइम जो होता है वो इकोनॉमिक बूम भी लेके आता है। अगर आप भारत में भी देखेंगे तो जो 1939 से जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसी समय बहुत सारे जो उद्योग समूह थे वो तेजी से आगे बढ़े, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया ग्रुप हो। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि भाई जो ब्रिटेन या यूरोप के जो उद्योग धंधे थे, वह मांग को, वॉर टाइम में बहुत अधिक मांग होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, वॉर मशीनरी के, वेपन्स हो गए, उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है उस समय। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, फूड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लॉजिस्टिक अरेंज करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल जो डिमांड होती है वह अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ती है वॉर टाइम पे। तो उसी दौरान देखिए जो वेस्टर्न यूरोप के एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थे, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स जनरेटेड बाय वॉर। तो इंडियन जो उद्योगपति थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे वर एबल टू मीट सम ऑफ द डिमांड। एंड ब्रिटिश सरकार ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो बहुत विविध प्रकार के कंट्रोल्स थे, उनको रिलैक्स किया था। तो कहने का यह अर्थ है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या उसके बाद, उसकी समाप्ति के बाद, वॉर ने अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। यू कैन से देयर वर सिटीज, देयर वर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर टोटली डिस्ट्रॉयड इन वॉर। तो जब डिस्ट्रॉय हुआ तो उसको भाई आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, उसको रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब यूरोप के साथ देखिए, उनके पास नॉलेज था, टेक्निकल नो हाउ था। तो इसीलिए देखिए बार बार कहा जाता है कि स्किल्स, आपकी इंटेलेक्चुअल समझ कितनी अच्छी है वह बहुत आवश्यक है। शायद आप लोगों ने नवल रविकांत के बारे में सुना होगा।
उनका कहना है कि वो एक इंडियन है जो यूएस में है और काफ़ी फेमस है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उनका यही कहना है भाई कि यदि मुझे किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए कि मेरे पास बिल्कुल पैसे ना हो, तब भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन फ्यू ईयर्स आई विल बिकम रिच, वेरी रिच, मिलेनियर बन जाऊंगा। एंड वो आई थिंक जहां तक मुझे पता है वो उनके पिता ने उन्हें अबेंडन कर दिया था। आई एम नॉट वेरी श्योर, प्लीज चेक इट, बट उनके पिता ने उनको अबेंडन कर दिया था। ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ सिंगल मदर, ठीक है, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन यूएस। तो कहने का ये अर्थ है, इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द टैलेंट सेट, तो आप अगर विपरीत परिस्थितियां भी है तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए जो मैं बार बार कहता हूं कि परिपक्वता की आवश्यकता है। नॉलेज, फैक्ट जो होते हैं ना, छोटे छोटे फिगर्स, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है इन कटिंग एज एग्जाम लाइक यूपीएससी। तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको रीजनरेट करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था, तो उनके पास नो हाउ था। ऐसा नहीं है कि देवर नॉट टेक्निकली कॉम्पिटेंट, टेक्निकल नॉलेज था। तो उनको जो रिकंस्ट्रक्शन करना था वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। उसके पीछे और भी कारक हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वॉर टाइम पे जो डिमांड आई थी उसको फुलफिल करने के लिए वहां की इंडस्ट्रीज ने दिन रात काम किया। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इंडस्ट्रीज के पास पैसा कहाँ से आया? उस समय तो काफी नुकसान हुआ था, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। आप ही बता रहे हो सर कि पार्ट्स ऑफ, जैसे कुछ शहर थे तो एकदम बर्बाद हो गए थे, जैसे ड्रेसडन था, ब्रिटेन में कुछ शहर थे एकदम बर्बाद हो गए थे बॉम्बिंग के चलते। फिर मैं वही दोहराऊंगा कि बर्बादी के बाद भी वो फिर क्यों आबाद हुए? क्योंकि उनके पास नो हाउ था। वैसे यदि आप परिपक्व है तो जीवन में कोई भी चैलेंज आए या यूपीएससी एग्जाम में कोई भी चैलेंज आए, यू विल बी एबल टू टैकल इट। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक बात तो आप मानिए कि बहुत तेजी से जो टेक्निकल नो हाउ में ना बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जब वॉर होता है तो उस समय देखिए, जो एक कहते हैं ना, एक नेशन की जो एनर्जी होती है उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते हैं, शब्दों में आप उसे नहीं पिरो सकते, लेकिन एक ऐसी एनर्जी होती है जो माने विविध क्षेत्रों में, विविध आयामों में एक वृद्धि, एक क्या कहते हैं आप, एक नया सवेरा लेके आती है। तो वैसे ही वॉर टाइम में देखिए टेक्नोलॉजी जो थी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, ठीक है। उसी समय पे बहुत रिसर्च हुए, कैसे दूसरे देश को हराना है, दूसरे गुट को हराना है, उसमें बहुत रिसर्च शुरू हुए। एंड कभी भी जो मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ा इससे जाता है, बुद्धि से लड़ा जाता है, नॉलेज से लड़ा जाता है, तलवार से नहीं लड़ा जाता है। तो उसी समय जो आज हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेट हो, रडार हो, ओवन हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेसशिप हो, ये सब चीजें जितनी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका उद्भव वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन टेक्नोलॉजी से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कंप्यूटर की क्या कंप्यूटर का क्या महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सेमीकंडक्टर का क्या महत्व है? सेमीकंडक्टर अभी आज देखिए कोविड के बाद जो कार जो है वो उनका प्रोडक्शन बहुत माने ये हो रहा है, हैम्पर हो गया है। यदि आप कार आज बुक कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 8-9 महीने में भी मिलेगी। उसका कारण यही है कि सेमीकंडक्टर जो चिप इंडस्ट्री है, कोविड ने वो सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। तो उसके कारण देखिए कार इंडस्ट्री पे उसका प्रभाव आपको दिख रहा है। इंटरनेट के बारे में मैं क्या ही बताऊं। रडार, ठीक है, रडार आप कहोगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्पेसशिप, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेस से भी बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। किंतु कहने का यही अर्थ है, जैसे देखिए बुलेट ट्रेन पे भी मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। बुलेट ट्रेन पे कहा जाता है कि भाई इंडिया में उसकी क्या आवश्यकता है, जहाँ पे लोगों की इतनी गरीबी है, इतनी वंचना है, तो बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता है। लेकिन बुलेट ट्रेन के साथ एक नई टेक्नोलॉजी आती है,
और वो जब टेक्निकल नो हाउ मिलता है ना तो लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। वो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कई बार ऐसे काम करती है जो उस समय ऐसा लगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, वो उस समय स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु उसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी जैसे देख लीजिए, अभी इंडिया में यूपीआई आ गया है, यूपीआई ने लाइफ को कितना आसान कर दिया है। अभी जो हम कहते हैं कि डिजिटल बैंकिंग से क्या इतना लाभ है लोगों के पास, तो भाई शहरों में ठीक है लोगों के पास समय नहीं है, किंतु गांवों में तो लोगों के पास बहुत समय है। इंटरनेट बैंकिंग पे गवर्नमेंट इतना क्यों फोकस कर रही है, किंतु देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के समय जो फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना था यूएस को, तो उसने स्विफ्ट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्विफ्ट माने क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने का एक तरीका है जो इंटरनेट द्वारा चलता है, और स्विफ्ट में अमेरिका की एक महती भूमिका है। तो उसने रशिया पे कंट्रोल लगाने के लिए स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पे बैन लगाया रशिया द्वारा। किंतु अगर वही समस्या इंडिया में आए तो हमारा जो यूपीआई का इकोसिस्टम है इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो उस तरीके से अभी धीरे धीरे ये सब देश समझ रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन के लिए हम इन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वी कैन बिकम dependent on them which is not in our good which is not in our favor। तो इसके लिए हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। सब जगह आपको ये दिखेगा, जो भी मैंने एक देश रहता है जो चाहता है कि हमें विश्व गुरु बनना है या विश्व में एक शक्तिशाली देश बनना है, तो ऐसे चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो। इनफैक्ट रशिया ने भी बना लिया था अपना, उसे पता था। तो कहने का क्या अर्थ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सब जो भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये सब उद्भव में आई, इनका विकास हुआ, और इसी ने जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको पूरा करने का, उसकी भरपाई करने का जो काम था इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज ने किया। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समझ लीजिए महत्व आ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि उसी समय अमेरिका जो था, अभी ये जियोपॉलिटिकल डिस्कशन हो गया। सी वी आर discussing capitalism on fire, but now I am taking you towards geopolitics, because as I keep on saying that UPSC is nothing but interrelationship of various aspects। तो जो यूएस था वो विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुपर पावर बन के उभरा। क्यों सुपर पावर बन के उभरा? क्योंकि उसके भूमि पे ऑन द लैंड ऑफ यूएस कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, इट वाज सेफ। आप बाकी किसी जो भी यूरोप के पावर्स थे उस समय, मेजर पावर्स थे, वो बर्बाद हो गए थे, चाहे जर्मनी हो जाए, चाहे फ्रांस हो जाए, चाहे ब्रिटेन हो जाए, चाहे इटली हो जाए, ये सब बर्बाद हो गए थे। किंतु यूएस का मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है जियोपॉलिटिक्स सीरीज में, आप लोग देख सकते हैं। यूएस की पहली बात तो जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि उस पर अटैक करना ही बहुत कठिन है। ठीक है, और उसके पास बहुत सारे मिनरल्स का भंडार है, एग्रीकल्चरल लैंड भी उनके पास बहुत अधिक है। तो कहने का क्या अर्थ है कि यूएस पे कोई युद्ध नहीं हुआ, उनके पास उनका जो इंडस्ट्रियल बेस था इट वाज वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वेस्टर्न यूरोप, यूएस जो था वो महाशक्ति बन के उभरा। अब यूएस जब महाशक्ति बन के उभरा, उसका बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। समझ लीजिए मेरे पास बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर बायर ही नहीं है तो मेरे प्रोडक्शन का फायदा क्या है? समझ रहे हैं ना आप? अगर बायर ही नहीं है तो मेरे प्रोडक्शन का फायदा क्या है? तो यूएस का जो प्रोडक्शन बहुत हो रहा था, उसके लिए उसको क्या चाहिए थे? उसको चाहिए थे बायर्स, मार्केट। तो उसने क्या लाया? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, इसके अंतर्गत वेस्टर्न यूरोप के जो वॉर रेवेज्ड एरिया से, कंट्रीज थे, उनको चीप रेट पे लोन दिया गया, बहुत लोन दिया गया। ठीक है, जब आपको लोन मिलेगा, आपका जब इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन होगा, आप तभी मैंने ये मेरे प्रोडक्ट्स लोगे ना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको स्टील लगेगा, आपको कंप्यूटर्स लगेंगे, आपको विभिन्न तरह के मटेरियल्स लगेंगे। तो कहाँ से आएगा वो? आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा कौन दे रहा था? यूएस पैसा दे रहा था चीप रेट पे। और यूएस ऐसा नहीं है कि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, उसका सेल्फ इंटरेस्ट यही था भाई कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा।
देखिए इस बारे में एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूँगा फोर्डिज्म पे। हेनरी फोर्ड जो थे वो कार के बहुत बड़े निर्माता थे, ठीक है, सबसे बड़े निर्माता थे 1920s 30s में। तो उन्होंने पाया कि उनके वर्कर्स जो है यदि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, जब उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो वो उसके कार की भी बिक्री बढ़ेगी। अगर समझ लीजिए आपका जो वर्कर है वही आपका कार ले रहा है तभी तो आपकी बिक्री बढ़ेगी ना। तो इसके लिए उन्होंने अपने वर्कर्स की जो सैलरी थी बहुत बढ़ा दी थी, आई थिंक 3-4 गुने बढ़ा दी थी। तो वैसे ही कुछ यूएस ने मार्शल प्लान में भी किया कि चीप रेट पे बहुत लोन दिया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, सो दैट वो अपना इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कर सके, अपनी इकोनॉमी को फिर संभाल सके। दूसरा कारण मार्शल प्लान में एक और था, देखिए अगेन सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, किसी भी घटना के पीछे केवल एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं, ठीक है। मार्शल प्लान के पीछे एक और कारण ये था कि यूएस तो आर्थिक महाशक्ति बना ही था, किंतु उसके साथ साथ यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत रशिया भी जो था वो भी महाशक्ति बन के उभरा था। और वहां पे क्या था, वहां पे एकदम अपोजिट आइडियोलॉजी थी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी। अमेरिका इज दी क्या बोलते हैं लैंड ऑफ अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म, एकदम वो फ्री मार्केट पे बिलीव करते हैं हम। किंतु यूएसएसआर में उसकी अपोजिट आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। एंड इनको ऐसा लगा कि भाई जो यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो कंट्रीज है वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोप पे बहुत सारे देशों में कम्युनिज्म यूएसएसआर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि भाई वेस्टर्न यूरोप में भी अपना इन्फ्लुएंस वो बढ़ा सकता है। ऐसे ही होता है, जब कोई देश शक्तिशाली बनता है तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए देखता है अपने आस पड़ोस में। जैसे अभी देखिए रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है, उसका कारण यही है कि रशिया नहीं चाहता है कि नाटो जो है वो यूक्रेन उसके पड़ोस में आए। यूक्रेन उसका पड़ोसी देश है एंड नाटो चाहता है कि धीरे धीरे हम रशिया को एनगल्फ करें, ठीक है। अभी आप चाइना में देख लीजिए, चाइना भी जो पीसफुल राइज की बात कहता है वो सिर्फ कहने वाली बात है, एक्चुअली इट इज एन एग्रेसिव कंट्री। जो आप देख लीजिए ईस्ट चाइना सी में उसका जो चलते रहता है, ताइवान पे जो चलते रहता है, हांगकांग में भी आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि जो डेमोक्रेटिक डिसिडेंट थे उनको उसने दबाने का कार्य किया। तो कहने का क्या अर्थ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि कम्युनिज्म जो है वेस्टर्न यूरोपियन देशों को अपने गिरफ्त में ले सकता है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ ऐसा लेके आए। तो इसने क्या लाया, मार्शल प्लान लेके आया। तो इसके दो आप मुख्य कारण कह सकते हैं, एक तो कम्युनिज्म और दूसरा भाई कि जब तक सामने वाला मजबूत नहीं रहेगा मेरा माल नहीं खरीदेगा, तो इसके लिए पहले उसको भी मजबूत करना आवश्यक है मुझे। तो ये हो गया मार्शल प्लान। उसके बाद देखिए कभी भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स are also highly responsible for outcomes in different area इंस्टीट्यूट। जैसे अभी गवर्नेंस का कोई टॉपिक हो, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या क्वेश्चन आ सकता है, बट जैसे गवर्नेंस की बातें आ सकती है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बातें आ सकती हैं। तो 1945 के बाद 3 इंस्टीट्यूट्स जो थे वर्ल्ड लेवल पे, आप इसको कह सकते हैं, जिन्होंने गवर्नेंस को एक नई दिशा दी। ऐसे 3 इंस्टीट्यूट्स आए, एक तो था आपका WB वर्ल्ड बैंक, दूसरा था आपका IMF और तीसरा था आपका गेट या जो बाद में चल के बना WTO। इन लोगों ने क्या किया, देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, आप लोगों ने शायद एक मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, इस पे भी हम अच्छी चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे, किंतु अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्या करता है बेसिकली कि चीप रेट पे बड़ा लोन कंट्रीज को देता है, ठीक है, उसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। अब जैसे इंडिया जैसे देश में अभी तो ठीक है, हमारा हम भी धीरे धीरे टेक्निकल नो हाउ हमारा बढ़ रहा है, किंतु एक समय था जब नहीं था, तो हमें टेक्निकल असिस्टेंस की भी सहायता होती है कि भाई जैसे हमको डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, कोल प्लांट लगाना उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ह्यूज लोन्स ऑन अ वेरी चीप इंटरेस्ट रेट, ये आपको टेक्निकल नो हाउ भी देता है। तो इसने बहुत सारे जो डेवलपिंग देश थे वहाँ पे इसने क्या किया
कि चीप रेट पे लोन्स दिए, जैसे वही मार्शल प्लान जैसी बात आप समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे इन देशों का भी जो है स्तर ऊंचा हुआ, जब स्तर ऊंचा होगा तभी तो वो बाकी देशों से कुछ चीजें मंगा सकते हैं। एंड दूसरी बात क्या होता है कि कई बार ना आपको अपनी लेजिटिमेसी बनानी पड़ती है, कैपिटलिज्म को अपनी लेजिटिमेसी बनानी थी। लेजिटिमेसी बनाना माने क्या हो जाता है कि भाई जब मुझे ऐसा लगेगा कि कैपिटलिज्म इज गुड फॉर मी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्यूचर, तभी तो मैं कैपिटलिज्म से एक संबंध स्थापित कर पाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नो, कैपिटलिज्म इज अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, तो क्या होगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जब लगेगा तो क्या होगा, ऐसा रिबिलियन हो सकता है, रिवोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अरब स्प्रिंग में देखा था, वहां पे लोगों को लगा कि भाई जो नेता लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो तो आगे ही जाते जा रहा है, दे आर इन्वॉल्व इन ह्यूज करप्शन एंड दे आर गेटिंग ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ एंड वी आर वेयर वी वर फॉर लास्ट couple of generation. There is no visible डिफरेंस इन आवर लाइफस्टाइल। तो वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ। तो कैपिटलिज्म को भी, जो कैपिटलिज्म के भी जो आइडियोलॉग थे, जिसको आप कह सकते हैं भाई मेजर फिगर्स थे, उनको भी इस बात का खतरा था कि ऐसा हो सकता है। तो यू नीड टू, अभी जैसे देखिए गवर्नमेंट में भी, जैसे आप मोदी जी को देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, या कोई भी नेता हो, दे ऑलवेज नीड टू लेजिटिमाइज देयर पोजीशन। चाहे वो लेजिटिमाइजेशन के उनके अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे मोदी जी हो सकता है नेशनलिज्म पे बात करते हो, ठीक है, भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी बात करते हो। कोई नेता हो सकता है वो भारत की क्या कम्युनल जो एकता रही है उसकी बात कर सकता है। कोई नेता जाति पे बात कर सकता है, कोई नेता भाषा पे बात कर सकता है। बट कहने का क्या अर्थ है कि वो लेजिटिमेसी चाहते हैं, वो एक इंटरेस्ट ग्रुप को साथ लाना चाहते हैं अंडर अ ब्रॉड अम्ब्रेला, दे वांट टू ब्रिंग एन इंटरेस्ट ग्रुप। तो एक तो WB था, दूसरा था IMF। IMF क्या करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करके एक कंसेप्ट है, इस पे भी हम बृहद चर्चा करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भाई, अगर समझ लीजिए कि मैं इंपोर्ट बहुत कर रहा हूँ लेकिन एक्सपोर्ट मेरे देश से नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया, समझ लीजिए 100 रुपए का सामान एंड एक्सपोर्ट कर पाया 2 रुपए की चीजें में, तो कितना डिफरेंस आया, 98 का। तो ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो नेगेटिव है। अब ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, ये होता है अभी इंडिया में भी आप देखेंगे, इंडिया में हम गुड्स जो है वो इंपोर्ट बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते हैं। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो IT हो जाए, चाहे फार्मा गुड्स हो जाए, ये सब चीजें जो हम देते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सब में, इन सब के कारण एक हद तक हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद रेमिटेंसेस भी बहुत आते हैं इंडिया में। रेमिटेंसेस माने जैसे देखिए जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है वहाँ से बहुत पैसा आता है, साथ ही में बहुत सारे लोग अभी US में भी बस गए हैं, वहाँ से भी पैसा आता है, तो हम उसको ये कर लेते हैं। अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में ही है, लेकिन इट्स नॉट इन अ थ्रेटनिंग पोजीशन, बट इट वाज इन अ थ्रेटनिंग पोजीशन इन 1990s। जो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई उसके बाद लाइसेंस परमिट राज को डिसमेंटल किया गया, बहुत सारे माने रिफॉर्म्स लाए गए, जो LPG के बारे में हम सुनते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे यही सिचुएशन थी कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते तक का इंपोर्ट करने का फॉरेन एक्सचेंज ये था, अवेलेबल था, और फिर हमारा सोना UK जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आई थी जिसने देश की आर्थिक दिशा को ही बदल दी। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में। तो देखिए IMF ने आई थिंक उसको बीच में $5-6 बिलियन का लोन दिया था, अभी और लोन दे रहा है टू हैव अ गुड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। प्रॉपर गुड तो नहीं, गुड का तो यही अर्थ होता है भाई कि आपका इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो IMF क्या करता है, इसके लिए आपको लोन देता है, लेकिन साथ ही में वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। अगर आप समझ लीजिए आपका देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है और IMF यदि आपकी हेल्प करेगा, तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप ये चीजें फुलफिल कीजिए तभी आपको हम लोन देंगे। अभी जैसे हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो क्या होता है भाई, आप पहले
अपना ये बताइए कि आपकी इनकम क्या है, आप जॉब क्या करते हैं, आप कोलेटरल क्या दे सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो बैंक कम रेट पे आपको लोन देता है, आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो आपको अधिक रेट पे इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। अगर सिबिल स्कोर बहुत ही खराब है तो आपको लोन ही नहीं देंगे वो। तो कहने का क्या अर्थ है, आईएमएफ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इफ योर कंट्री इज गोइंग थ्रू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड आईएमएफ इज ऑफरिंग इट्स लोन, तो क्या करेगा वो, क्या करे वो कहेगा कि भाई डीरेगुलेशन आप बढ़ाइए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन, ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है उसको कम कीजिए, आप टैक्सेस कम कीजिए, सब्सिडीज कम कीजिए, आप जो वेलफेयर मैकेनिज्म, वेलफेयर मेजर्स जो होते हैं उनको आप कम कीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड में आप इंटीग्रेट होने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उसके अगेंस्ट भी बैकलैश आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसने जो लोन दिया उसके साथ मीन्स उससे सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं। ग्रीस में हम लोगों ने देखा कि जब वहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स आए ग्रीस में, आप लोगों ने सुना होगा कि 2010 में यूरोजोन जो क्राइसिस हुआ था, तो ग्रीस में आईएमएफ ने लोन दिया था लेकिन साथ ही में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो वहाँ के सरकार ने वेलफेयर जो मेजर्स थे उनको कम किया, सब्सिडी को कम किया, फिर खर्चे अपने कम किए, टैक्स बढ़ाए, तो उसके अगेंस्ट बैकलैश आया था, लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर आए थे। फिर तीसरा है आपका डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ भाई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कैपिटलिज्म इज अबाउट प्रॉफिट्स एंड इट्स अबाउट फ्री ट्रेड। ट्रेड फ्री होना चाहिए बिकॉज द इम्प्लिसिट assumption is that free trade is good for everyone. It's not just good for powerful countries like USA, it's good for countries like India और poor countries like Bangladesh. इवन आप देख लीजिए बांग्लादेश में भी जो टेक्सटाइल मार्केट है उसको, उसके कारण वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट अर्निंग हो जाती है। अब तो धीरे धीरे हमारे जो कॉल सेंटर्स, एक टाइम पे इंडिया वॉज अ कॉल सेंटर हब ऑफ द वर्ल्ड, बट नाउ दैट पोजीशन इज टेकन बाय वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब देशों में अभी कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये एक तीसरा ये था गेट डब्ल्यूटीओ, जिसने भाई विभिन्न कदमों को उठाते हुए फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का प्रयास किया। इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा, और ये खासकर बार बार यूपीएससी में आते रहता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है डब्ल्यूटीओ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी कभी भी इम्पोर्टेंट चीजें ही पूछती है, ऐसा नहीं होता है जैसे कि कुछ भी उठा के पूछ ले, नो, वो अच्छी चीजें ही पूछती है। कुछ चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, वही पूछती है यूपीएससी। तो इस पे तो हमको बार बार चर्चा करनी पड़ेगी डब्ल्यूटीओ पे। तो मोटा मोटी आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या आए थे 1945 के बाद। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल चेंजेस भी आए थे। पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए थे कि ये सब भी समझना बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना बहुत सारे देशों में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जो थी, लेफ्टिस्ट पार्टीज जो थी, भले अगर वो गवर्नमेंट में ना आए, बट वो उनकी एक जो पोजीशन थी, उनकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि लोगों ने देखा भाई कि अनब्रिडल्ड जो कैपिटलिज्म है, लेसेस फेयर जो कैपिटलिज्म है, वह या तो विश्व युद्ध की विभीषिका में बदल सकता है या ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज आ सकती है, कोई ना कोई मैंने बबल होगा। बाद में देखिए हम लोगों ने 2007-8 में देखा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं कैपिटलिज्म में। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा भाई कि अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म विच इज विदाउट रेगुलेशंस इज नॉट गुड। कैपिटलिज्म तो जो एकदम कैपिटलिज्म का प्रोपोनेंट होगा, एडियरेंट होगा, तो यही बोलेगा कि कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। बट लोगों को, पॉलिटिकल क्लास को यह लगा कि नहीं, विदाउट रेगुलेशन कैपिटलिज्म इज नॉट something which can bring substantial change. In fact, without regulation it can harm many people, many interest groups. तो रेगुलेशन एक्चुअली बढ़े 1945 के बाद, एक्चुअली रेगुलेशंस जो थे वो बढ़ना शुरू हुए। गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस है, क्या रेगुलेशंस बढ़ना शुरू हुए, टैक्स रेट बढ़ा दिया गया। टैक्स जब भी गवर्नमेंट ज्यादा लेगी तभी तो वेलफेयर मेजर्स कर पाएगी, तभी तो वेलफेयर मेजर्स कर पाएगी। और वो इसी समय देखिए लेफ्ट पार्टीज की भी स्थिति जो है वो सुदृढ़ होना शुरू हुई, तो उन्होंने भी दबाव बनाया
यदि विपक्ष बहुत, भले वो सरकार में ना हो, यदि समझ लीजिए कि वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, अगर समझ लीजिए जैसे इंडिया में ही है 545 सीट्स हैं, अब इसमें समझ लीजिए मोदी जी के पास 275 सीट्स हैं एंड राहुल जी के पास 250 सीट है, तो राहुल जी की जो आज परिस्थिति है वैसी परिस्थिति नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, मोदी जी को पता है कि अगर मेरे जो 275 सीट्स हैं, मेरे जो मतदाता हैं, यदि कुछ ही मतदाता मुझसे छिटक गए तो जहां पे आज राहुल जी हैं वहां पे मैं रहूंगा, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में तो देखिए, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मोदी जी इस समय बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, उसके बाद भी जो फार्मर आंदोलन था उसके सामने उनको झुकना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे कारण हैं। बट डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है कि अभी अपोजिशन बहुत यदि वीक है, अभी जैसे इस समय राहुल गांधी आज 44-45 सीट पे हैं, तो ऐसा नहीं हो जाने वाला है कि होने के लिए हो सकता है, किंतु उसके चांसेस बहुत कम हैं कि वह अगले चुनाव में 44 से 244 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उनकी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा, किंतु यदि यही इनके पास इतनी सीट होती तो उनकी बात को भी सिर्फ मोदी जी ही नहीं सुनते, जो समाचार चैनल हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, सभी सुनते थे। तो कहने का यह आशय है कि भले लेफ्टिस्ट पार्टीज गवर्नमेंट में ना आई हो, लेकिन वो पावरफुल बनी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा है कि अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म इज नॉट गुड, देयर शुड बी सम रेगुलेशन। तो इसके लिए 1945 के बाद बहुत सारे रेगुलेशंस आना शुरू हुए। फिर वेलफेयर मेजर्स को बढ़ाया गया। वेलफेयर मेजर्स माने वही जो पहले भी बताया गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना, रिटायरमेंट पेंशन देना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर। जैसे देखिए ब्रिटेन में NHS है एक, नेशनल हेल्थ सर्विस, अभी भी देखिए इस पे बहुत चर्चा हुई थी जब लीज ट्रस एंड ऋषि सुनक का की जो प्रतिद्वंदिता थी, उस पे ये बहुत एक मेजर पार्ट था। NHS न्यू नेशनल हेल्थ स्कीम क्या है, वहाँ पे आपको सारा जो ट्रीटमेंट है, राइट फ्रॉम डायग्नोस्टिक टू मेडिसिन टू एवरीथिंग, इट्स ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लिए गए, लेकिन साथ ही में सरकार ने टैक्स रेट को भी बढ़ाया। कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं, टैक्स रेट कम से कम होना चाहिए, टैक्स रेट से वो चिढ़ते हैं। उनका कहना है जब आप टैक्स बढ़ा देते हैं तो पहली बात तो जो काम कर रहा है वह काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा टैक्स के द्वारा उसको सरकार को देना पड़ जाता है। हम भी टैक्स पे करना नहीं चाहते, कोई टैक्स नहीं पे करना चाहता, बट टैक्स इज, आप कह सकते हैं कि एक आवश्यक बुराई, अगर इफ आई मे से सो, एक आवश्यक बुराई है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो रेगुलेशंस आए, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स बढ़ाए गए, टैक्स बढ़ाया गया। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि लेजिटिमेसी बढ़ी कैपिटलिज्म की। और जैसे कि मैंने बताया, लेजिटिमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इकोनॉमिक फिलोसॉफी हो चाहे पॉलिटिकल फिलोसॉफी हो। जब लेजिटिमेसी होती है तो सोशल पीस होता है, एंड अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ सोशल पीस, देयर कैन बी नो इन्वेस्टमेंट, नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और क्या कह सकते हैं आप, सोशल मोबिलिटी भी नहीं रहेगी। इस दौरान 1945 के बाद यदि आप देखेंगे, आज देखिए अमेरिका में बहुत ये चर्चा चलती रहती है कि जो अभी की जनरेशन है, माना क्या जाता है कि हर जो आगे वाली जनरेशन रहती है वो अपनी पहली पीढ़ी से उसकी स्थिति अच्छी होती है, किंतु अमेरिका में इस बात पे भी बहुत डिबेट हो रही है कि इस समय की जो जनरेशन है उसकी स्थिति पिछली पीढ़ी से बुरी है, अच्छी नहीं है। पहले वहां पे कैसा था कि अगर आप समझ लीजिए स्कूल से बस पास आउट हुए हैं, आपने 12-13 साल का एजुकेशन लिया हुआ है, उसके बाद भी आपको अच्छी नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेमेंट मिल जाता था, आपका फैमिली लाइफ अच्छा था, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं वो अच्छा था, कोई एजुकेशनल लोन नहीं था आपके पास। किंतु अब की जो वहाँ पे पीढ़ी है उसके ऊपर तो पहली बात तो बहुत बड़ा एजुकेशनल लोन है, जिसको चुकाने में ही कई वर्ष चले जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री US से निकल के चाइना में चली गई है। US ने क्या सोचा भाई कि हमको टेक्निकल नो हाउ पे ही, फाइनेंस पे ही हमको ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी पे ही हमें ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट्स अ
It's something which is low level compared to intellectual stuff which we are doing. तो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा उनका बेस था वो धीरे धीरे चाइना की तरफ चला गया, किंतु जब मैन्युफैक्चरिंग देश यूएस में था तब वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर अच्छा था, ऐसा माना जाता है। अब जीवन स्तर इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्फ्लेशन की तुलना में लोगों का वेतन, जो एवरेज वेतन होता है, एवरेज सैलरी होती है, वो नहीं बढ़ रही है वहाँ पे। तो यूएस इज नॉट इन अ गुड पोजीशन कंपेयर टू व्हाट इट वाज फ्यू डिकेड्स बैक। तो ये सब कुछ प्रमुख घटनाएं थी 1945 से लेकर 1973 तक। 1973 में ऑयल शॉक आया था। ऑयल शॉक माने क्या हुआ, अभी अगेन देखिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इजराइल जो है, इजराइल के अगेंस्ट जो मिडल ईस्ट कंट्रीज थी, आपको पता ही है इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल अरब्स का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है। तो 1973 के बाद उनको ऐसा लगा, वॉर हुआ, इजराइल योम किपुर वॉर हुआ, उसके बाद 1973 में वॉर हुआ, तो इनको लगा कि भाई जो यूएस है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर विद जूस, दे आर विद इजराइल, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है। उनके पास जो सबसे बड़ा वेपन था वो था ऑयल, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, चाहे वेस्टर्न यूरोप में हो चाहे यूएस में हो, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन ऑयल। अभी ठीक है आपके पास तमाम तरह के रिन्यूएबल सोर्सेस आते जा रहे हैं, यूएस में तो अभी शेल गैस इतना माने इतने प्रमाण में उसका उत्पादन हो रहा है कि अब वो ऑलमोस्ट सफिशियंट हो गया। इसीलिए देखिए अब वो मिडल ईस्ट के बारे में इतना नहीं सोचता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा उसका चैलेंज था नेचुरल रिसोर्स ऑयल, अब धीरे धीरे उसके पास ही इतना हो गया है, अकूत भंडार मिले हैं। भंडार तो पहले ही थे, लेकिन टेक्नोलॉजी, फ्रैकिंग करके एक टेक्नोलॉजी होती है, वह पहले विकसित नहीं थी, किंतु वो अब विकसित हो गई है। तो ऑयल लेकिन उस समय यूएस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की प्राइमरी नीड थी, और ऑयल कहाँ पे था, मिडल ईस्ट कंट्रीज में था। तो उन्होंने एक कार्टेल बनाया। मैंने देखिए इंट्रोडक्शन में बात की थी कि मोनोपोली कैसे खराब होती है, मोनोपोली के क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो उसमें एक बात आई थी, एक चर्चा आई थी, मोनोपोली नहीं, ऑलिगैर्की आप कह सकते हैं, डुओपोली कह सकते हैं। मोनोपोली में तो एक ही कंपनी होती है, लेकिन ऑलिगैर्की में क्या हो सकता है भाई, कुछ कंपनियां हो, जहाँ पे 100 कंपनियां होनी चाहिए वहां पे 3 ही कंपनियां, तो 3 कंपनियां क्या करेंगी भाई, आपस में बैठेंगी, कार्टेल बना लेंगी। इंडिया में भी बीच में देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये लीकर ब्रांड्स हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज और इन सब पे फाइन लगाया था, क्योंकि उन्होंने कार्टेल बनाया था। कार्टेल माने मैं और समझ लीजिए एक और है, मेरा पहचान वाला हो ना भी पहचान वाला हो, वो प्रोडक्शन कर रहा है इस पेन का, तो हम दोनों, मुझे भी पता है सिर्फ वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसे भी पता है कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो हम दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया, भाई ये पेन हम बेचेंगे 150 रुपए में। अब ऐसे आपको हो सकता है ये पेन 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाता, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया 150 रुपए में बेचेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप क्या करेंगे, आपको खरीदना ही पड़ेगा, बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एफिशिएंट, राइट, इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स और इंटरेस्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमी, but you don't have option because there is a cartel and there are only 2 producers, 2 suppliers. What will you do? You don't have any choice, ठीक है। एंड यहाँ पे तो चलिए ठीक है, सरकार ऐसे कर सकती है भाई कि किसी नए प्लेयर को सब्सिडी दे दे, फ्री लैंड दे दे कि भाई आप पेन बनाओ, ठीक है, आपको टैक्स ब्रेक भी देंगे हम, 10 साल तक आपको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा, तो कोई कंपनी आ जाएगी। लेकिन कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें पैसा लगाने के लिए ही इतना लोगों के पास, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट ग्रुप के पास इतना पैसा ना हो, लाइक टेलीकॉम हो गया। टेलीकॉम का आप लोग देखते होंगे, जब स्पेक्ट्रम खरीदा जाता है तो लाखों करोड़ों की बोली लगती है, लाखों करोड़ों माने 2 लाख करोड़, 2 लाख या 2 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़, तो इतना पैसा बड़े बड़े ग्रुप्स के पास भी नहीं है। तो इसके लिए कहा जाता है भाई कि यहाँ पे इन सब जगहों पे कार्टेलाइजेशन कैन हार्म इकोनॉमी बैडली। ऑयल भी एक ऐसी चीज है भाई, अगर मैं चाहूं कि मेरे देश में हो जाए तो संभव है, यदि रिजर्व्स है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो ठीक है संभव है, बट अगर रिजर्व ही नहीं है तो क्या कर सकते। मिडल ईस्ट के पास था, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ओपेक, ठीक है, एंड इन लोगों ने क्या कहा, भाई हम ऑयल इतने में ही बेचेंगे,
लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। अब लेना तो पड़ेगा ही आपको। तो इकोनॉमिक शॉक इसके कारण बहुत आए, बहुत जगहों पे इन्फ्लेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद होना शुरू हुई, अनएम्प्लॉयमेंट आया, आउटपुट कम हो गया। उसके पहले देखिए आउटपुट जो था, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, इन्फ्लेशन कम था, अनएम्प्लॉयमेंट कम था, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। यूएस में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं थी, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी। लेकिन इकोनॉमिक शॉक आने के बाद यह सब समस्याएं सामने आई, और देखिए उसका इंडिया में भी प्रभाव आपको देखने को मिला था इमरजेंसी के फॉर्म में। 1973 के बाद ही इंदिरा गांधी के अगेंस्ट असंतोष जो है वो उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति थी, इकोनॉमिक पोजीशन थी, वो डावाडोल होती गई। एक तो 1971 में बांग्लादेश वॉर के कारण जो समस्याएं आई थी, उसके बाद 1973 का इकोनॉमिक शॉक, तो लोगों का जो असंतोष था, देखिए ये सब स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा शायद ही कोई नेता कुछ कर पाए। भाई ऑयल यदि इंडिया में नहीं है, अभी बहुत इस समय लोग हो हल्ला मचाते हैं कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, लेकिन जब हमारे पास ऑयल है ही नहीं, 80% हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मोदी जी हो या कोई हो, उनके लिए माने ये इतनी बड़ी समस्या है कि शायद इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए रिन्यूएबल सोर्सेस को आप प्रमोट भी करेंगे, इलेक्ट्रिक कार भी लेके आएंगे, तो 1 साल 2 साल में होने वाली चीज नहीं है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो कहने का क्या अर्थ है कि उसका प्रभाव, जो ओपेक ने जो डिसीजन लिया, उसका प्रभाव आपको भारत पे भी दृष्टिगोचर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी व्हिच वाज इम्पोज्ड इन 1975 बिकॉज ऑफ द ह्यूज पब्लिक डिसकंटेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी हर गवर्नमेंट। तो सारी चीजें देखिए जुड़ी हुई होती हैं। आपको ये जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि 1975 में इन्फ्लेशन रेट क्या था, 1973 में इन्फ्लेशन रेट क्या था। Absolutely no need to know all this bullshit figures. You need to know the concepts. You need to understand the linkage between various events, various concepts. क्या कहाँ पे हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट आया, क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं। अगले इस पे हम वीडियो में 1980 1982 के आगे का जो समय है, कालखंड है, उस पर चर्चा करेंगे, न्यू लिबरलिज्म जिसे कहते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो, ये सीरीज अच्छी लग रही है, और यदि कमेंट कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले। भाई हमको तो ऐसा लग ही सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सारगर्भित ज्ञान दे रहे हैं, किंतु ये तो जनता जनार्दन ही बता सकती है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और आपको लगता हो कि यार ये क्या पकाता है, बहुत बोर करता है, ये फालतू की बातें बताता है, काम की बात बताता ही नहीं है। तो ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन इतना हमें पता है कि हमारा प्रयास जो है वो बड़ा ईमानदार है, मेहनत से करना चाह रहे हैं, और आशा करते हैं भाई, हम तो यही सोच सकते हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।